हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 181 जो यहाँ कंडक्ट किया गया था। ये जो क्वेश्चन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे CRWS यानी कैरेज रिपेयर वर्कशॉप भोपाल डिवीज़न के क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है। भोपाल वर्कशॉप के यानी कैरेज रिपेयर वर्कशॉप। इसका जो एग्ज़ाम डेट है 26/12/2024 है और इसी क्वेश्चन से हमारा टेस्ट जो लिया गया वो 5 जनवरी 2025 को इसका टेस्ट लिया गया था। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आज। ये जो क्वेश्चन है हमारा ग्रुप जो टेस्ट होता है वो 6 ग्रुप में होता है। ए ग्रुप में जो कैरेज वर्कशॉप में काम करते हैं उनके लिए टेस्ट होता है। बी ग्रुप में जो वैगन वर्कशॉप में काम करते हैं उनके लिए टेस्ट होता है। सी ग्रुप में वो होते हैं जो CNW या ओपन लाइन में कार्यरत हैं उनके लिए होता है। और डी ग्रुप में AW AME या ADME की जो तैयारी करते हैं उनके लिए होता है। और ई ग्रुप में ऐसे टेस्ट होते हैं जो हैं तो कैरेज या वैगन वर्कशॉप में लेकिन उनके यहाँ लोको का भी काम होता है। और एफ जो ग्रुप है वो वेलफेयर इंस्पेक्टर और APO का कंबाइंड टेस्ट होता है। तो ये जो है डी ग्रुप का है AW AME का। तो इसमें जो इसका जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है, सबके लिए बेनिफिट है। जेई के लिए भी है और ये AW AME के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई बांटा हुआ नहीं है कि LHB से ऐसे क्वेश्चन AW में आएंगे और वैसे क्वेश्चन जेई में आएंगे, दोनों के लिए है। और कुछ एस्टेब्लिशमेंट के तो कम ही क्वेश्चन इसमें हैं, लेकिन अगले पार्ट में एस्टेब्लिशमेंट के भी क्वेश्चन रहेंगे जो वेलफेयर के लिए भी यूज़फुल होंगे। ये पार्ट 1 है। टोटल इसमें 175 क्वेश्चन का हमने टेस्ट लिया है। ठीक है, 175 क्वेश्चन का। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ऐड भी किए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ये CRWS भोपाल के क्वेश्चन हैं। सब मिला के 175 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो, आपका एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन का भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो 175 का आधा यदि करते हैं हम तो 87.5 होता है, इसलिए आधा का मतलब आधा से भी ज़्यादा 88 क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। वीडियो यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि पसंद आएगा तो बाद में लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी बाद में कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीदर प्लग इज फिटेड इन। ब्रीदर प्लग एक ब्रेक सिलेंडर का पार्ट होता है। आपने ब्रेक सिलेंडर देखा होगा, इस तरह से ब्रेक सिलेंडर होते हैं, इस तरह से होते हैं। कोई दूसरा आकार के भी होते हैं, कुछ यहाँ से इस तरह से इस करके होते हैं। तो यहाँ एक ब्रीदर प्लग लगा हुआ रहता है। हर एक कंपनी में अलग भी लगा हुआ हो सकता है। तो ब्रीदर प्लग का काम क्या है कि जो ब्रेक अप्लाई या ब्रेक रिलीज जब होता है, जब ब्रेक रिलीज होते हैं या ब्रेक अप्लाई होते हैं उस दौरान जो है एयर का प्रेशर उसमें आता जाता है। ठीक है, तो वही इसका काम है। और उस दौरान क्या होता है कि जब एयर वो वापस लेता है अंदर की तरफ तो धूल कण उसमें आ जाते हैं और उसके वजह से ब्रीदर प्लग क्या होता है, जाम हो जाता है। और ये ब्रेक सिलेंडर में यूज होता है तो जाम हो जाता है, जिसके वजह से व्हील्स जब रिलीज़ नहीं होगा ठीक से, ठीक है, तो जब ब्रेक रिलीज ठीक से नहीं हो पाएगा तो जानते हैं आप ब्रेक बाइंडिंग होगी। और व्हील जब ब्रेक बाइंडिंग होगा तो व्हील क्या होगा, सेलिंग होगा, क्योंकि व्हील का जो फ्लैट सरफेस है वो ब्रेक ब्लॉक से घिसेगा। ठीक है, यदि LHB कोच है तो वो डिस्क ब्रेक से घिसेगा और जिसके वजह से सेलिंग उत्पन्न होगा। अब सेलिंग आप जानते हैं कि 40 mm लेंथ तक अगर सेलिंग है तो परमिसिबल है, 40 mm से ज़्यादा है तो कंडेमनिंग है। उसका डेप्थ 1.5 mm तक परमिसिबल है, 1.5 mm से ज़्यादा है तो कंडेमनिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ब्रीदर प्लग से यदि उसको नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकता है, व्हील सेलिंग हो सकता है। तो ये ब्रीदर प्लग लगता कहाँ है, ब्रेक सिलेंडर में। अब इतना बोलने के बाद आपको ज़रूर याद रहेगा कि ब्रेक जो ब्रीदर प्लग है वो ब्रेक सिलेंडर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंस्टॉल ब्रीदर प्लग इन ब्रेक सिलेंडर। जो ब्रेक सिलेंडर में ब्रीदर प्लग जो होता है उसको इंस्टॉल यानी लगाने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि इट्स अलाउ एयर फ्लो इन एंड आउट ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान एयर को इन या आउट करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि इट प्रोटेक्ट व्हील फ्रॉम व्हील सेलिंग। तो अभी हमने जो बताया उसके अनुसार ये इसका आंसर सी करेक्ट है और रियली में इसका आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ LCCF 20C एंड LWLH 25 बोगी। ये जो बोगियाँ है LCCF 20C और LWLH 25 बोगी, इसके जो अभी
अभी तो नया तो नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोगों को नया अभी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस होता है RDSO के टेक्निकल जो पम्पलेट्स हुए हैं उसमें इसको G112 दिया गया है, ठीक है। G113 भी होता है, तो जो ऑप्शन में यहाँ G113 दे दिया है, जानबूझ के ऑप्शन इस तरह से दिया गया है कि आपको जब पढ़ाया जाए या आपसे जब टेस्ट लिया जाए तो आप इसके बारे में भी रिसर्च करें और मटेरियल में इसको ढूंढें और उसको याद कर लें, ठीक है। तो G100 क्या होता है? G100 होता है, आपने सुना होगा या बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जो BLC जो वैगन होते हैं उसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यानी ATL होता है। तो वही ATL के बारे में, मेंटेनेंस रिपेयर के बारे में, इसके बारे में ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के बारे में G100 में दिया गया है। उसके बाद G103 ऑप्शन नंबर में है। G103 वो क्या होता है? अंडर फ्रेम रिपेयर से रिलेटेड है। जैसे उसमें वेल्डिंग, ऐसा वेल्डिंग है जो क्रिटिकल हो, मतलब सेंसिटिव हो, जहाँ वेल्डिंग अगर अच्छी तरह से ना हो तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। उन सब वेल्डिंग के बारे में, जॉइंट के बारे में, सेंटर सील के बारे में, सोल बार क्रैक होता है उसके बारे में, ये सब जानकारी अंडर फ्रेम से रिलेटेड जानकारी G103 में दिया गया है और उससे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इस तरह से आपको बनाना है, रिपेयर करना है। उसके बाद G112 तो आपको हमने बता ही दिया, LCC 20 बोई से मेंटेनेंस मैनुअल से रिलेटेड है। G113 जो आप के टाइप का CTRB आपने देखा होगा, ठीक है, के टाइप का CTRB जिसको कि 6.5x9 इंच का उसका आकार होता है। आपने E टाइप CTRB देखा होगा, के टाइप, यदि आप 100 फ्लोर में काम करते होंगे तो एक E टाइप होता है, के टाइप इसमें लगता है, LCC 20C इसमें लगता है। और E टाइप जो है नॉर्मल जो बोगी हमारे LHB ये कैसनप बोगी के जो नॉर्मल बोगी होते हैं, जो NLB HS इस तरह से जो बोगी होते हैं उसमें E टाइप का CTRB इस्तेमाल किया जाता है। तो E जो 113 है वो वही के क्लास का CTRB है, उसके इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में दिया गया है। 3 का आंसर हो जाएगा G, और बाकी चारों ऑप्शन के हिसाब से आपने 4 क्वेश्चन जरूर याद कर लिया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। यही बात है जो अभी हमने बताया ऑप्शन नंबर D में, तो वही है, सेम ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम फॉर्म नंबर S1302, ये स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फॉर्म नंबर आप S1302 सुने होंगे, फॉर्म नंबर आप जो ये स्टोर से रिलेटेड होता है 1313 भी सुने होंगे। तो 1302 जो होता है नॉन स्टॉक आइटम के लिए होता है, और ये रिक्विजिशन होता है, डिमांड के लिए होता है, नॉन स्टॉक आइटम के लिए। और S1313 जो है यानी S1313 ये जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये स्टॉक एंड नॉन स्टॉक दोनों के लिए होता है, और रिक्विजिशन कम इशू नोट्स होता है, यानी रिक्वेस्ट भी और इशू भी होता है, दोनों इससे काम होता है। ये स्टॉक और नॉन स्टॉक के लिए भी होता है, लेकिन S1302 है वो नॉन स्टॉक के लिए होता है, तो आपको याद रखना है। और साथ ही शेड्यूल ऑफ पावर में इसके बारे में, नॉन स्टॉक आइटम के बारे में जो दिए गए हैं वो भी आपको याद रखना है। उसमें दिया गया है कि जूनियर स्केल अगर ऑफिसर है यानी AMM, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, ठीक है, स्टोर से रिलेटेड है तो मटेरियल मैनेजर ही रहेंगे। तो उनको पावर है नॉन स्टॉक आइटम 25,000 तक का सेंक्शन करने का, 25,000 रुपये तक के नॉन स्टॉक आइटम है उसको सेंक्शन करने का पावर AMM को दिया गया है। AMM जूनियर स्केल में आता है। SMM यानी सीनियर मटेरियल मैनेजर, ये सीनियर स्केल में आते हैं और इनको 2 लाख यानी 25,000 से लेके 2 लाख तक के जो आइटम्स हैं नॉन स्टॉक के, उनको सेंक्शन करने का पावर दिया गया है। उसके बाद डिप्टी CMM है, जो 2 लाख से ऊपर और 15 लाख के बीच के जो नॉन स्टॉक आइटम हैं उनको सेंक्शन करने का डिप्टी CMM यानी डिप्टी चीफ मटेरियल मैनेजर, ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी JAG में आते हैं और या SG में भी आते हैं, ठीक है। तो उनको 2 लाख से 15 लाख तक का पावर दिया गया है। CMM यानी चीफ मटेरियल मैनेजर जो होते हैं वो SAG में आते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में, जिसमें CWM भी आते हैं, ADRM भी आते हैं। उनको 15 लाख से 45 लाख तक का नॉन स्टॉक आइटम का इशू करने का, सेंक्शन करने का पावर दिया गया है। उसके ऊपर के जो है 45 लाख से ऊपर के जो भी है वो सारे आपको PCMM, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, PHOD CHOD, इनको जो PHOD CHOD के अंतर्गत आते हैं उनको दिया गया है। तो ये आप सारे बातें ज़रूर याद रखेंगे।
और आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब कुछ मटेरियल में दिया गया है, जो हमने बोला स्टोर के मटेरियल में वो सारे चीज़ लिखा हुआ है। यदि आपके पास मेरा स्टोर का मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ से ले लीजिए, यदि जुड़े हुए हैं तो, और है तो उसको जाके ढूंढिए और फिर से उसको याद कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इन कैसनप 22 NLB बोगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन। बहुत सारे इसमें ये आपको वैगन वर्कशॉप के होंगे तो उनको तो मज़ा आ रहा होगा, लेकिन कैरेज वर्कशॉप के होंगे तो उनके लिए भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है, वेट कीजिए, स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपके वैगन का क्वेश्चन किसी काम का नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ा के देख लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैसनप 22 NLB में एन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन कैसनप 22 NLB। NLB में जो एन है उसका जो मीनिंग है उसका नैरो जॉ। आपने देखा होगा एडाप्टर जो है, अब कैसनप का भी बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, ज़रूर उसको देखिएगा। और उनसे रिलेटेड मटेरियल जो भी वैगन वर्कशॉप में कार्यरत हैं या CNW में है या AWME की तैयारी करते हैं, उनको ये मटेरियल भी दिया गया है, उसमें देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। W का मतलब होता है वाइड जो, ठीक है। B का मतलब होता है बेली शेप्ड बॉलिस्टर, NLB में बता रहे हैं। N का हो गया नैरो जो, B का हो गया बेली शेप्ड बॉलिस्टर, L का मतलब हो गया लाइट वेट, ठीक है। और ये रूल L का मतलब लाइट वेट, LWLS25 जो बोगी है उसमें भी L का मतलब लाइट वेट ही है। N का मतलब नैरो जो हो गया। अब कैसनप बोगी में कहीं कहीं M भी आता है, ठीक है, तो M का मतलब हो गया मॉडिफाइड, और R भी आता है, R का मतलब हो गया रेट्रोफिटेड, और W का तो आप जान ही गए वाइड जो होता है, ठीक है। चलिए देखिए, कैसनप 22 W टाइप का जो होता था बोगी आपने सुना होगा, और अभी भी रिपेयरिंग के लिए आ भी रहा है, अभी उसको रिपेयर करके नैरो जो में कन्वर्ट करके दिया जा रहा है या जो कंडमनिंग कर दिया जा रहा है। तो पहले के अभी भी बोगी चल रहे हैं जो वाइड जो के हैं, ठीक है। तो कभी कभी रिपेयरिंग में यदि आप काम करते होंगे वैगन कैसनप बोगी में के जो वैगन वर्कशॉप में या कैसनप बोगी में, तो आप ध्यान देते होंगे कि जो वाइड जो एडाप्टर है वो पहले से यूज हो रहे हैं और अभी भी आपके रिपेयर शॉप में आते होंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 में वारंटी पीरियड ऑफ एडाप्टर इन कैसनप बोगी फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग। जो किसी भी उपकरण को यदि हम खरीदते हैं, हमारी रेलवे जो खरीदती है, तो उसको रिपेयर करने का, उसको जो है लगाने का और ख़रीदने का अलग डेट लिखा जाता है जानबूझ के। आपने देखा होगा या पूछ लीजिएगा कि आप किसी शॉप फ्लोर में काम करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर लगाता है या ब्रेक ब्लॉक लगाता है तो उस समय डेट लिखा हुआ है, और ऐसे भी बोगी का POH होता है तो वहाँ डेट लिखा दिया जाता है। तो उसका आपका ये लिमिट है कि आप खरीदे हैं तब से उसका एक्सपायरी डेट क्या है, और आपने यूज लगाया अपने बोगी में या वैगन में या जो पार्ट्स कहीं जो यूज जहाँ का है वहाँ लगाया, तो उस समय लगाने के डेट से उसका जो एक्सपायरी डेट है वो अलग होता है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, हम आपको समझाएंगे। वारंटी पीरियड ऑफ एडाप्टर इन कैसनप बोगी। कैसनप बोगी में जो एडाप्टर होते हैं उसकी जो वारंटी पीरियड है वो 36 महीना होता है। कितना 36 महीना किसका, एडाप्टर का 36 महीना। देखिए 36 महीना डेट ऑफ सप्लाई, जो इसका जो ये होता है एडाप्टर लगाने की तिथि से 36 महीना इसका ये पीरियड होता है लगाने की तिथि से, और ख़रीदने की तिथि से यदि पूछा जाएगा तो 48 मंथ्स होता है। लगाने की तिथि से 36 महीना और ख़रीदने की तिथि से जिस समय हम लोग को सप्लाई हुआ उस डेट से 48 मंथ्स होता है, ठीक है। जैसा कि आगे क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर दिया भी गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइड बियरर इन फिटर इन 22 NLB ट्रॉली। 22 NLB ट्रॉली जो है उसमें साइड बियरर, इसमें कुछ वारंटी से रिलेटेड आपको जानना अति आवश्यक है, फिर से आपको बताते हैं। देखिए DV डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व ये बहुत ही अच्छा आइटम है और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वारंटी से, या आपका BP हॉज पाइप है या ब्रेक सिलेंडर है, ठीक है, या आपका स्लेक एडजस्ट बैरल है, ठीक है, या कट ऑफ एंगल कॉक है। ये सभी जो ये उपकरण है उसके, या स्लेक एडजस्ट बैरल है, ये सारे जो उपकरण है वो 36 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई, इसका जो वारंटी पीरियड है
सप्लाई की तिथि से 36 महीने तक है। किसका किसका? ब्रेक सिलेंडर का, डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व का, एंगल कॉक का, कट ऑफ एंगल कॉक का, स्लैक एडजस्ट बैरल का, बीपी हॉज पाइप का, इन सब का। और सब ये जब हम लगा देंगे उसमें कमीशनिंग, मतलब उसमें लगा देंगे उस डेट से 24 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग। ठीक है। CTRB का आपको पूछा जा सकता है। CTRB का 48 महीना डेट ऑफ सप्लाई की डेट से 48 मंथ्स और कमीशनिंग डेट से 36 मंथ होता है CTRB का। एडाप्टर का भी सेम ही होता है, जो अभी हमने आपको इसमें दिखा दिया। एडाप्टर का भी सेम ही होता है 48-36। उसके बाद जो PU जो होते हैं, PU यानी कि पॉलीयूरेथेन पैड साइड बियर के जगह, जैसे ICF कोच में साइड बियर होता है, उसी तरह वैगन जो कैसनप बोगी है उसमें PU होता है, PU पॉलीयूरेथेन। तो PU हो गया या EM पैड हो गया, इलास्टोमेरिक पैड, इसका 30 महीना है सप्लाई की डेट से। कब लगाएंगे ये मालूम नहीं है उनको, क्योंकि वो रबर का आइटम होता है। आप उसको खरीद लिए 5 साल तक नहीं लगाएं तो क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए उसमें कमीशनिंग का डेट नहीं दिया गया है PU में और EM पैड में। उसके बाद ब्रेक ब्लॉक है, ये भी उसी तरह का आइटम है, वो रबर टाइप का होता है। यदि उसको ज़्यादा समय तक नहीं लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो वो भी खरीदने की तिथि से 18 महीने तक उसका वारंटी पीरियड है। ठीक है। उसके बाद CBC कपलर है, योक है, नकल है, ये सब लोहे का आइटम है। तो इसमें 54 महीना डेट ऑफ सप्लाई और 42 महीना डेट ऑफ कमीशनिंग है। ये सारे आइटम आपको याद होना चाहिए जो कि वारंटी पीरियड है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टाइप ऑफ साइड बियर इज फिटेड इन 22 NLB? 22 NLB में जो साइड बियर फिट किया जाता है वो किस टाइप का होता है? वो PU टाइप का होता है। PU पॉलीयूरेथेन टाइप का होता है। जैसे आपने ये कैसनप का समझिए, ये बोगी है। ठीक है, इस तरह से बोगी है। ये बॉलिस्टर है, बॉलिस्टर के ऊपर ही ये 2 साइड बियर लगे होते हैं, PU टाइप का। ठीक है। आगे देखते हैं कैसनप का। यदि वीडियो आपने देखा है तो आपको तुरंत समझ में आएगा, नहीं देखा है तो थोड़ा मुश्किल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फ्री कंडेमनिंग हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनप 22 NLC बोगी। कैसनप 22 NLC बोगी के फ्री कंडेमनिंग हाइट यानी स्प्रिंग जो उसमें इस्तेमाल होता है, उस स्प्रिंग का फ्री कंडेमनिंग हाइट पूछ रहा है आउटर का। ठीक है, आउटर का पूछ रहा है, आउटर। तो आउटर का न्यू जो साइज होता है वो 260 mm होता है और कंडेमनिंग 245 mm होता है। इनर सब में, इनर और आउटर में न्यू और कंडेमनिंग में सिर्फ 15 mm का फ़र्क होता है। जैसे 245 है तो न्यू में 260, 15 याद रखिएगा। यदि आप एक जो इसका जो हाइट याद कर लेते हैं न्यू या कंडेमनिंग तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इनर का 262 यानी 262 न्यू में है और कंडेमनिंग 247 यानी 247 है। स्नबर का थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो 294 ये न्यू में है और 279 कंडेमनिंग में है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है DBK वैगन आर प्रोवाइडेड विथ डिफेंस बोगी मिलिट्री वैगन। DBKM जो है डिफेंस मिलिट्री वैगन है, उसमें कैसनप 22 NLB का ही इस्तेमाल किया जाता है, कोई विशेष नहीं है। उसके बाद वारंटी पीरियड तो ये आप जाने ही गए, कैसनप बोगी DB की वारंटी जो पीरियड होती है लगाने की तिथि से 24 मंथ्स होता है। DB की वारंटी सप्लाई की तिथि से 36 मंथ होता है। ब्रेक सिलेंडर का लगाने की तिथि से 24 मंथ्स होता है। कैसनप बोगी में ब्रेक सिलेंडर की वारंटी सप्लाई की तिथि से 36 मंथ होता है। ये सारे आपको हमने शुरू में ही समझा दिया। उसके बाद जो पेंट में DFT जो होता है ड्राई फिल्म थिकनेस, वो मेजर करने के लिए यूनिट, उसकी इकाई जो होता है माइक्रोन मीटर होता है या माइक्रोन, तो ये 16 का हो जाएगा C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन वाज कैसनप बोगी यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में पहली बार जो कैसनप बोगी का इस्तेमाल किया गया, वो आपसे डेट पूछा जा रहा है, कब इस्तेमाल किया गया। पहली बार कैसनप बोगी का कब इस्तेमाल किया गया? तो पहली बार जो है कैसनप बोगी का 1972 में BOI वैगन में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, BOI वैगन में इसका जो टेस्ट स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा था। बाद में इसको 1981 में, ये बॉक्सन वैगन में नहीं, ये BOI वैगन में हुआ था इसको टेस्ट। बाद में 1981 1981 में
इसको वॉक्सन वैगन में ट्राई किया गया और उस समय जो स्पीड था वो 90 kmph का स्पीड था। ठीक है, तो 2 बार इसको ट्राई किया गया। 1972 में जो BOI वैगन से 110 के स्पीड में, 1981 में वॉक्सन वैगन के साथ 90 की स्पीड से। ठीक है, चलिए पहली बार कैसनर बोगी का वैगन किस प्रयोग में BOI में हुआ, बाद में 1981 में स्पीड उस समय 110 था, बाद में बॉक्सन के साथ इस हुआ 1981 में, बॉक्सन के साथ जो स्पीड था वो 90 kmph था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फ्री हाइट ऑफ PU साइड बियरर 2 रिंग्स। PU साइड बियरर जो है आप इस तरह से कैसनब के कैसनब की इस तरह से बोगी हैं और ये पोलिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ एक PU यहाँ एक PU होता है और कैसनब बोगी का आप देखेंगे ये वीडियो तो उसमें PU क्या होता है, उसमें रिंग्स कैसे होते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, कितने मोटे होते हैं, वो सारा उसमें बताया गया है। ठीक है, जरूर देखिएगा। तो इसमें यदि NLB टाइप का बोगी है, ठीक है, NLB टाइप की यदि बोगी है तो उसमें 2 रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, 2 रिंग्स। और यदि HS हाई स्पीड टाइप का बोगी है तो उसमें 3 रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें 2 रिंग्स रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि 2 रिंग्स रहेगा तो उसका हाइट भी कम रहेगा और 3 रिंग्स रहेंगे तो हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही आपको याद करना है, क्लियरेंस यानी उसके हाइट। तो यदि आपको पूछ रहा है 2 रिंग्स में, 2 रिंग्स में न्यू जो इसका हाइट है वो 134 प्लस 1.5, माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस टॉलरेंस दिया गया है 134 प्लस 1.5 और माइनस ये कंडेमनिंग जो इसका साइज है 128.5, यानी B जो है ये कंडेमनिंग साइज आपको यहाँ दिया हुआ है, जानबूझ के ये ऑप्शन में दिया गया है ताकि आपको याद हो। उसके बाद ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 3 रिंग्स का पूछ रहा है PU साइड का कंडेमनिंग हाइट। तो कंडेमनिंग हाइट जो है 3 रिंग्स का PU साइड बियरर, अच्छा ये 2 रिंग्स का कंडेमनिंग हाइट पूछ रहा है तो हमने ऑटोमेटिक बता भी दिया, ये सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 रिंग्स का नहीं दिया क्वेश्चन। 3 रिंग्स का यदि होगा तो 142 142 प्लस 1.6 न्यू में और कंडेमनिंग में 137। ठीक है, यहाँ देखिए सब ऑप्शन उसी के अनुसार दिया गया है ताकि आपको याद हो जाए। 3 रिंग्स का ये साइज है न्यू में और 3 रिंग्स का ये साइज है कंडेमनिंग में। उसके बाद एक ये भी आता है मेटल बॉन्डेड रबर पैड, जो अब इस्तेमाल नहीं होने लगा है लेकिन आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बोगी रिपेयर में अभी भी आ जाते हैं। मेटल बॉन्डेड इस तरह से होते हैं वो। ठीक है, ऐसे होते हैं और इसमें रबर भरा हुआ होता है, ऐसे एक ही रबर का बड़ा पीस उसमें होता है। तो उसका जो साइज होता है वो 114 प्लस माइनस 3 mm न्यू में और 109 mm वो कंडेमनिंग साइज उसका होता है। आप दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, वियर लिमिट ऑफ पेडेस्टल जॉ। ठीक है, पेडेस्टल आप जानते होंगे, फिर से वही बोलना होगा। कैसनब बोगी का यदि वीडियो देख लिए होते तो आपको जरूर मालूम होता है। जो पेडेस्टल जॉ जो होता है ये इस तरह से, यदि आपके कैसनब इस तरह से कैसनब बोगी है, ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ ये जो है स्प्रिंग प्लैंक के लिए जगह है, बड़ा बनाना होगा तब समझ में आएगा आपको। इस तरह से एक साइड फ्रेम है, ठीक है, 2 साइड फ्रेम हम एक ही भी बनाया है। ठीक है, और यहाँ जो आप एडाप्टर जो लगाते हैं, ठीक है, इलास्टोमेरिक पैड जो लगाते हैं, ये वाला जगह जो है ये होता है पेडेस्टल रूफ। ये अंदर का जो ये पार्ट है ये हो गया पेडेस्टल रूफ, और ये जो पेडेस्टल क्राउन साइड हो गया ये ऊपर का ये वाला। ठीक है, ऐसे अगर है तो ये वाला हो गया पेडेस्टल क्राउन साइड। ठीक है, ये जो है इस तरह से यदि हैं तो इस तरह से आप देखते होंगे यहाँ एक लाइनर भी लगा रहता है। तो ये हो गया पेडेस्टल क्राउन, ये पेडेस्टल साइड, ये पेडेस्टल का साइड हो गया। ठीक है, इसके बीच की दूरी 190 mm होती है। तो ये हो गया पेडेस्टल साइड, तो ये इसका नाम है। ठीक है, तो उसका वियर जो लिमिट है, इसका जो वियर लिमिट है, इसका जो वियर लिमिट पेडेस्टल जॉ का जो वियर लिमिट है बिटवीन आउटर एंड इनर के बीच में पूछ रहा है। आउटर और इनर के बीच में जो पेडेस्टल जॉ है
उसकी जो वियर लिमिट है वो 4 mm है, 4 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डिस्टेंस बिटवीन न्यू पेडेस्ट्रल जॉब ऑफ 22 NLB और NLB HS इस सब में जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है पेडेस्ट्रल जॉब साइड के, वो 190 mm होता है। शॉर्ट केस लॉन्ग केस दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 190 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन शूज बेस ब्लॉक। फ्रिक्शन शूज बेस ब्लॉक जो है स्नबर स्प्रिंग के ठीक ऊपर लगा होता है, या यूं कहें कि फ्रिक्शन शूज ब्रेक ब्लॉक के नीचे स्नबर स्प्रिंग, दोनों को ज़बरदस्ती जो है उनको चिपका के लगाया जाता है। जैसे ही वेज ब्लॉक निकालेंगे, स्नबर स्प्रिंग जैसे ही निकालेंगे वेज ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो वो जो न्यू जो उसका साइज होता है वो दिखता कैसे है, तो फिर कैसे ना बोगी वाला आप PDF जरूर देखिएगा। तो दिखता कैसे है वो दिखेगा उसमें 3 कोना जैसा रहता है, ऐसे इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे यहाँ स्पाइगोट लगा हुआ रहता है, ऐसा होता है। तो उसका जो न्यू साइज होता है, इसमें 2 प्रकार के साइज होते हैं, एक होता है स्लोप सरफेस, एक होता है वर्टिकल सरफेस, ठीक है। स्लोप सरफेस और वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस का जो वियर लिमिट होता है वो 7 mm होता है, और स्लोप सरफेस का जो वियर लिमिट होता है वो 3 mm होता है, ठीक है। और न्यू जो साइज होता है उसका 61 mm होता है न्यू साइज वर्टिकल्स के हिसाब से। और जो उसका कंडेमनिंग साइज होता है 7 mm खींचने के बाद 54 mm होगा, वही इसका 54 mm कंडेमनिंग साइज होता है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, ब्रेक लगने के दौरान जो हवा कहाँ से कहाँ जाती है, तो एयर ब्रेक का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में, ब्रेक सिलेंडर का जो है ब्रेक रेलवे में ब्रेक लगाने का वंदे भारत को छोड़ के जो ICF LHB के कोच हैं उसका यही रूल है कि कंट्रोल रिजर्वायर जो है BP के पाइप से चार्ज होता है, BP कंट्रोल रिजर्वायर से कनेक्टेड रहता है, DB से भी आपस में कनेक्टेड रहता है और उसके साथ बिल्कुल चिपका भी रहता है DB के साथ। तो जैसे ही BP का प्रेशर डाउन किया जाता है, कंट्रोल रिजर्वायर और BP के प्रेशर दोनों में डिफरेंस आ जाता है, DB उसको सेंस कर लेती है, और DB सेंस कर लेती है। उसके बाद एयर जो होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो कि फीड पाइप से चार्ज होता है और जिसका जो प्रेशर होता है 6 kg/cm² होता है, उसका कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से करा देती है। और जैसे ही ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाएगा, ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर आएगा और ब्रेक ब्लॉक ऑटोमेटिक उसी तरह का अरेंजमेंट होता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, ठीक है। तो एयर से BC में हवा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द ELB डिवाइस इंडिकेट प्लेट शो। ELB डिवाइस में येलो एम्प्टी होता है और ब्लैक लोडेड होता है, ठीक है। ELB डिवाइस जो होता है एम्प्टी लोडेड जो डिवाइस होता है, ठीक है। कैसे जाने कि वैगन लोडेड है, 42.5 टन से ज़्यादा का लोड है तो लोडेड माना जाएगा, इससे कम है तो अनलोडेड माना जाएगा। जैसे ही लोडेड होगा, येलो एम्प्टी डिवाइस जो होता है ELB डिवाइस, उसका जो हैंडल है वो लोडेड की तरफ कर देना है, और जैसे खाली हो जाएगा तो एम्प्टी की तरफ कर देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वंदे भारत से आगे, कोच ऑफ ट्रेन सेट एज वंदे भारत पेंटोग्राफ वंदे भारत में TC में रहता है, यानी ट्रेलर कोच में होता है। उसके बाद जो वंदे भारत के नया जो पहिया व्यास होता है वो 952 नहीं 952 mm होता है। उसके वंदे भारत से भी वीडियो भी बना हुआ है, सारे पार्ट्स डायमेंशन क्लियरेंस सहित बना हुआ है, ज़रूर देखिएगा। और जो मटेरियल दिया गया है उनसे क्वेश्चन याद कीजिएगा। तो वंदे भारत ट्रेन में मोटर चालित कोच कितने होते हैं, तो हर एक कोच पर एक मोटर कोच होता है, यानी जितना कोच टोटल होगा उसका हाफ। तो यही इसका ऑप्शन है, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोचेस। उसके बाद DDU जो होता है उसका क्या फुल फॉर्म होता है वंदे भारत में, तो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। ड्राइवर जहाँ से गाड़ी चलाती है उसको देखने उखने के समझने के लिए या एक्शन लेने के लिए, बटन टिपने के लिए जो डिस्प्ले यूनिट होता है काउंटर के टाइप का, तो वही होता है DDU ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद 33 देखिए, द क्राउन क्लियरेंस ICF में आप देखे होंगे कि जो प्राइमरी सस्पेंशन जो होता है वहीं पर क्राउन क्लियरेंस होता है, बोगी और क्राउन एक बोल्ट लगा हुआ होता है, क्राउन बोल्ट भी लगा रहता है कम ज़्यादा करने के लिए, तो वो होता है क्राउन क्लियरेंस। तो वो आपको पूछ रहा है GS SCN यानी कि स्लीपर और GS में जो होता है 43 + 3 - 0 होता है, और यही आपको क्राउन क्लियरेंस AC 3 टायर 2 टायर में
27 + 3 -0 होता है, दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये कुछ से क्वेश्चन आ गया। द एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ AC बॉलिस्टर स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड। AC बॉलिस्टर स्प्रिंग जो होता है टेस्ट लोड में, जब टेस्टिंग के दौरान उसका हुआ तो उस दौरान उसका 291 से 308 mm का इसका एक्सेप्टेबल हाइट होता है। उसके बाद नॉन AC जो है, नॉन AC कोच का AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, ठीक है, वो क्या था, बॉलिस्टर स्प्रिंग था, और ये AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग है, तो 279 से 295 mm होता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। टेस्ट लोड ऑफ नॉन AC, नॉन AC कोच को टेस्ट लोड करने के लिए 2000 kg का वेट दिया जाता है। उसके बाद व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ 16.25 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। 16.2 टन का एक्सल बॉक्स स्प्रिंग होगा। ये सब ICF के कोच हैं, तो वो एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का 375 mm का इसका हाइट होगा। ICF में दो प्रकार के स्प्रिंग होते हैं। प्राइमरी सस्पेंशन में जो लगते हैं वो होता है एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, और जो सेकेंडरी सस्पेंशन में लगता है वो होता है बॉलिस्टर स्प्रिंग, जो बॉलिस्टर के ठीक नीचे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। व्हील प्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ व्हील प्रेसिंग क्या है? रफनेस ऑफ व्हील एंड एक्सल, क्लियरेंस ऑफ एक्सल एंड डिस्क, ये दोनों करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हाट इज द कंडेमनिंग डायमेंशन ऑफ नैरो जो वाइड जो एडाप्टर थ्रस्ट शोल्डर। ये जो थ्रस्ट शोल्डर जो होता है एडाप्टर का, उसका जो कंडेमनिंग है साइज है वो 0.7 mm तक जो है ना कंडेमनिंग है, ठीक है, वियर लिमिट, ठीक है। कंडेमनिंग जो इसका जो है वो 0.7 mm है। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एडाप्टर से भी बहुत अच्छा आपको ये जानकारी मिल जाएगा कैसना बोगी वाले में, और बहुत सारे कुछ एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये कुछ सारे क्वेश्चन। व्हाट इज द लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर। कैसना 22W WM दोनों के लिए है। तो साइड फ्रॉम और एक्सल बॉक्स एडाप्टर के बीच में जो लेटरल क्लियरेंस है वो 25 mm का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक्सल लोड ऑफ कैसना 22 NLC, NLB नहीं है ये, NLC है, उसका 25 टन होता है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग का जो डाया होता है वो भी मोटा होता है, वायर डाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। न्यू डायमेंशन ऑफ कवर पोर्शन टॉप लग ऑफ कैसना 22 बोगी आर। जो ओवर रोटेशनल स्टॉप लग जो होता है बॉलिस्टर में ठीक वही होता है, बॉलिस्टर में ही होता है वो। उसका जो न्यू साइज होता है वो होता है 518 mm, ठीक है। और कंडेमनिंग होने पर यह और ज़्यादा हो जाता है, 528 mm हो जाता है, क्योंकि बॉलिस्टर जो है वो घिसेगा, ठीक है, या जो इसका साइड फ्रेम घिसेगा, तो ये क्या है, या ऑटोमेटिक इसका साइज बड़ा होते जाएगा। तो इसके वजह से ये इसका कंडेमनिंग साइज और ज़्यादा हो जाता है, 43 का B हो जाएगा। आगे देखते हैं 44। सब कुछ जो है मटेरियल में दिया गया है और अच्छे से आपको बस याद करना है, पढ़ना है। बाकी ये जो टेस्ट हैं उसी का परीक्षा है कि आप कितना मटेरियल से याद कर रहे हैं। और नए नए क्वेश्चन ऐड जानबूझ के किया जाते हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही ऐड किए जाते हैं जो आपके मटेरियल में नहीं है। इसका कारण है कि इससे आपको डबल बेनिफिट मिलता है, मटेरियल से भी और टेस्ट से भी। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले ज्वाइन करते ही टेस्ट ज्वाइन कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप टेस्ट में नए नए क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो भी देख रहे हैं। इसके हिसाब से मटेरियल में आपको ज़्यादा कौन सा पढ़ना है, कम कौन सा पढ़ना है, ये भी पता चलता है। और आप ज्वाइन करेंगे मटेरियल 2 महीने यदि पढ़ेंगे, उसी 2-3 महीने में एग्ज़ाम का डेट भी हो जाएगा, तो फिर आप टेस्ट कब देंगे? टेस्ट भी तो देना ज़रूरी है। 44 नंबर देखिए। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग। स्नबर स्प्रिंग का जो नॉमिनल फ्री हाइट है, HS बोगी का अलग है, ठीक है, NLB का अलग है और HSB का सबका साइज अलग है। LCCF 20C का साइज अलग है, LWH 25 का साइज अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये HS का पूछा है, तो HS का 293 mm, सबका क्वेश्चन डार्क किया हुआ है। ये हमारा आंसर की है, आंसर की में क्वेश्चन को डार्क कर दिया जाता है। उसके बाद क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन वेल्डिंग ऑफ सिलिको मैग्नीज लाइनर ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी में जो लाइनर होता है उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल वो सिलिको मैग्नीज होता है, बहुत ही कम खिंचाव होता है, इसके वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये M5 क्लास का होता है, ठीक है। हमने सोचा तो था कि 80 तक करेंगे, लेकिन
जरूरी काम आ गया। 50 तक आपको जरूर कर देंगे। एक्सल लोड ऑफ कैसनव 22 HS बोगी, कैसनव 22 HS बोगी का एक्सल लोड जो होता है 22.32 टन आता है। उसके बाद द रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लैंज ऑफ न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल, न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल का फ्लैंज का रेडियस ऑफ न्यू साइज 14 mm है और जो कंडेमनिंग होता है वो 13 mm का होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपको डाया दिया गया है ये वैगन के अनुसार है। यदि कई वैगन में दूसरे वैगन में लाएंगे तो उसका एक्सल लोड अलग होगा, दूसरे वैगन में लेंगे तो एक्सल लोड अलग होगा। ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये यही करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन कैसनव 22 NLB बोगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? तो हम शुरू में आपको बता दिया, बेली स्टेप बॉलिस्टर होता है, एल से होता है लाइट वेट। ठीक है। और ये जो क्लियरेंस पूछ रहा है कि व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम बॉलिस्टर एंड इन कैसनव 22 NLB NL WM ये सब के 18 mm होता है। ठीक है, 18 mm। तो 51 से लेके कोशिश करेंगे कि 100 के पार अगला पार्ट में बनाया जाए। ये वीडियो 3 पार्ट में बनेगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यदि नए लोग हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8121390916। ठीक है, इस व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए। इस व्हाट्सअप के डिस्प्ले पिक्चर में सब कुछ लिखा हुआ है। 3000 मटेरियल का चार्ज है। ठीक है। टेस्ट सीरीज 250 रुपये पर महीना है। पहले 150 ही होता था, लेकिन अब हर संडे 2 टेस्ट लिए जाते हैं, जिसकी वजह से 250 कर दिया गया है। आपको और फ़ायदा है, घाटा नहीं है, क्योंकि 2 टेस्ट का तब 300 दे देते, अब 250 में ही आपको 2 टेस्ट मिलता है। हर संडे 2 टेस्ट। ठीक है, तो आपको फ़ायदा है। 10 सेट प्रीवियस पेपर आपको जो दिया जाता था, आपकी बार जो वॉल्यूम बना है उसमें 15 सेट पेपर है, तो अब आपको 10 सेट की जगह 15 सेट शुरू में पेपर प्रीवियस पेपर दिया जाएगा। सारे मटेरियल दिए जाएंगे, अलग से एक रोल नंबर दिया जाएगा, अलग से एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा और वीडियो लिंक दिए जाएंगे। आपको पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।